नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं यूपीएससी और बीपीएससी के लिए उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 48 आवर का डेडलाइन दिया गया ईरान को, जिसमें यह कहा गया कि 48 आवर्स के अंदर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है। ऐसा नहीं करने पे जो पावर प्लांट्स है ईरान के उस पर हमला किया जाएगा, और यह हमला उससे स्टार्ट किया जाएगा कि ईरान का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट्स है वहां से उस तरीके से हमला किया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने जो है यह थ्रेट दिया कि अगर अमेरिका के द्वारा इस प्रकार का अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कंप्लीटली जो है क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें न्यूज में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है उसको थोड़ा शुरुआत से हम लोग थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत के दिनों में जितने भी मिलिट्री स्ट्राइक थे मोस्टली आपका दो चीज़ के अराउंड आपका सेंटर था। एक था टारगेटेड किलिंग, यानी जितने भी सुप्रीम लीडर्स थे या फिर जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको किलिंग किया गया, उनको स्ट्राइक किया गया। साथ में जितने भी आपका न्यूक्लियर जो फैसिलिटी के जगह थे उस पर आपका अटैक किया गया था। लेकिन ये समय के साथ इसका युद्ध का जो स्कोप है वो बढ़ते चला गया, और वर्तमान में आप यह भी देखे होंगे कि इस युद्ध के दौरान जो डिसैलिनेशन प्लांट है, यानी जहाँ पर कि जो समुद्र का जो पानी होता है उसको साफ करके जो पीने के काम आता है स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, वहाँ उस पर भी अटैक किया गया। बाद में आप यह भी देखें किस तरीके से जो फ्यूल सेंटर है या एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पर भी अटैक किया गया, चाहे इजराइल के द्वारा ही क्यों न हो। इजराइल सबसे पहले आपको पता है कि ईरान के साउथ पार्स जो आपका गैस फील्ड था उस पर अटैक किया था। उसी तरीके से अमेरिका के द्वारा जो है खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, जिसके जवाब में ईरान भी रास लाफान जो आपका कुवैत में है गैस फील्ड है उस पर अटैक किया। ठीक है, जब साउथ पार्स में आपका अटैक हुआ तो फिर रास लाफान में भी अटैक जो है किया गया था। रास लाफान से जो गैस है वो आपका यूरोपियन कंट्री को भी जाता था। उसके बाद से जो है आप समझ सकते हैं ये यूरोप को भी इम्पैक्ट करने लगा। तब जाके अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो रास लाफान पे जो अटैक जो किया गया है यह आप कह सकते हैं इसको कंडेम किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि साउथ पार्स पे जो आपका अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा यह सही नहीं था और अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी। इजराइल आगे से इस तरीके का कोई भी अटैक जो है नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है एक दूसरे के न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उस पर अटैक हुआ। जैसे ईरान में नतांज सिटी पे आपका फिर से अटैक हुआ, जिसमें इजराइल के द्वारा यह क्लेम किया गया कि जितने भी सेंट्रीफ्यूज है जिसके मदद से हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है उसको डैमेज कर दिया गया है, और ईरान जो है उसको इनरिच नहीं कर सकता। इसके जवाब में ईरान भी जो दिमोना शहर है इजराइल का वहाँ अटैक किया। ये कहा जाता है कि दिमोना में इजराइल का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो जो है स्थित है, ऑल दो इजराइल के द्वारा यह कहा जाता है कि यह एकमात्र रिसर्च सेंटर है। तो इस तरीके का जो है स्थिति चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो स्थिति है उसमें हम लोगों को आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो समझना है, कुछ सर्टेन जो फैक्ट्स है जो हम लोग हर लेक्चर्स में एक तरीके से रिवाइज करते हैं प्लस जो है इम्पोर्टेंट भी है ताकि। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जैसा आप सभी को पता है कि वो लगभग जो है 34 किलोमीटर वाइड एक नैरोएस्ट जो जगह है वहाँ पर 34 किलोमीटर है। यहाँ पर 3.2 किलोमीटर का दो लेन है जहाँ पर कि। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जैसा आप सभी को पता है कि वो लगभग जो है 34 किलोमीटर वाइड एक नैरोएस्ट जो जगह है वहाँ पर 34 किलोमीटर है। यहाँ पर 3.2 किलोमीटर का दो लेन है जहाँ पर कि जो शिप्स होते हैं, जो बड़े शिप्स होते हैं वह जो है आपका एक साइड से आते हैं दूसरे साइड से जाते हैं। तो ऑल दो ये 34 किलोमीटर पूरा विड्थ है, लेकिन जो नेविगेबल वाटर है वो 6.4 किलोमीटर के अप्रोक्स ही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका लोकेशन देखिएगा तो लैंड साइड में एक साइड आपका ओमान है, इस साइड में ओमान है, तो जो है नॉर्थ साइड में आपका ईरान है। वहीं अगर लोग सी के साइड से देखेंगे तो पर्सियन गल्फ,
प्लस जो है गल्फ ऑफ ओमान को जो है लिंक करता है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। तो ये लोकेशन सब आपको अच्छे से पता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल्स जो है तेल प्रतिदिन जो है फ्लो करता है नॉर्मल दिन में। तो ये स्थिति है, यानी जो पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑयल आप कह सकते हैं सप्लाई है, उसका लगभग 20% यहाँ से प्रतिदिन क्रॉस करता था। अब अगर आप देखिएगा कि अगर चोक कर दिया जाता है तो ऐसे समय में आप कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर पाइपलाइन की मदद से अगर आप अल्टरनेटिव रास्ता देखिएगा तो उसमें मात्र सऊदी के पास एक उपाय है, जहाँ पर कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जिसे इप्सा पाइपलाइन भी कहते हैं। वहाँ से मैक्सिमम 5 मिलियन जो वायरल है पर डे जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यानी मात्र 25% जो तेल है जितना सप्लाई होता है उतना मैक्सिमम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर स्पेशली इंडिया के केस में देखिएगा, इंडिया क्या है अप्रोक्सीमेटली अपना जो क्रूड का जो रिक्वायरमेंट है उसका अप्रोक्सीमेटली 80% से ऊपर जो है वो इंपोर्ट करता है। उसमें भी लगभग 60% के अप्रोक्सीमेट जो है आपका गल्फ एरिया से आपका इंपोर्ट होता है। सेम स्थिति आपका एलएनजी और एलपीजी में भी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें स्ट्रेटजिक रिजर्व की बातें, इंडिया में स्ट्रेटजिक रिजर्व अगर क्रूड ऑयल के केस में आपका अवेलेबल है, आपको पता है इंडिया में मंगलोर है, पादुर है और विशाखापट्टनम में ये रिजर्व्स है। स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं वो अंडरग्राउंड जो है केवर्न्स के नीचे होते हैं। तो ये आपका है अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के पास अभी भी एबव 60 डेज के ऊपर का तेल अभी अवेलेबल है। लेकिन सेम जो स्थिति है वो एलपीजी और एलएनजी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एलएनजी या एलपीजी के लिए किसी प्रकार का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। अभी तक ईरान के द्वारा पूर्व में भी जो है इस तरीके की बात कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जो है वह बंद कर सकता है कंप्लीटली। यह 2012 या 2018-19 में भी कहा था, लेकिन कभी पूर्णतः क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर देखें, अगर इनकेस अगर ये बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है। अगर जैसे ही बंद हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि प्राइस जो है तेल का जो है प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तेल का प्राइस जो है बढ़ने से क्या होता है, सबसे जो मेजर इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली तेल, तो इंपोर्ट बिल जो है आपका बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल जैसे ही बढ़ता है तो जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। उसके कारण आपका क्या होता है, रुपीज़ जो है डिप्रिसिएट हो जाता है। ऑलरेडी जो है 94 तक पहुंच गया है। उसके कारण क्या होगा कि फिर से जो है इसका इम्पैक्ट फिर से और महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सामान, जैसे याद रखिएगा कि जैसे ही रुपीज़ का डिप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर है, लेकिन इंपोर्टर्स के लिए जो है वह सामान महंगा पड़ेगा। तो फिर से इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन अगर होगा तो आरबीआई के समक्ष क्वेश्चन हो जाता है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मनी सप्लाई को कम किया जाए। मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर जो है बिजनेस जो ग्रुप है उनके नुकसान रहेगा। तो फाइनली हो सकता है ये रिसेशन की तरफ भी पुश कर सकता है। इस तरीके की स्थिति अगर लंबे समय तक रहती है तो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट इसके पीछे का रहता है। सिमिलर स्थिति जो है आपका एलएनजी और एलपीजी के कारण भी होता है। अभी जिस तरीके से रास लाफान पे अटैक हुआ तो यूरोप में भी आपका एलएनजी को लेके इशू आपका रहेगा, क्योंकि रास लाफान जो आप पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% के अप्रोक्स जो है रास लाफान से आपका जो है प्रोडक्शन होता था एलएनजी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे जो डिसैलिनेशन प्लांट है, आपको पता है कि जो गल्फ नेशन है वहाँ पर जो है पानी पीने के लिए जो पर्शियन गल्फ में जो पानी है उसी को प्यूरिफाई करके यूज़ किया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि ईरान के भी कुछ सर्टेन जो है डिसैलिनेशन जो प्लांट है उस पर जो है यूएसए का द्वारा अटैक किया गया था। तो ईरान के द्वारा भी डिसैलिनेशन प्लांट्स के द्वारा जो है आपका अटैक किया गया। इसमें स्पेशली यूएई, कतर जैसे कंट्री में भी अटैक हुआ। बहरीन जैसा जो देश है वहाँ लगभग 80% से ऊपर जो पानी है इसी सोर्स से आता है। तो यानी समझ के देखिए कि युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ ये एनर्जी और वाटर तक पहुँच गया है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो सोच के देखिए कि युद्ध जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखते रहना है और आने वाले समय में किस प्रकार से घटनाक्रम होता है। बीच में हम लोग उस चीज़ को भी कवर कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो है
IRBM का यूज करके ईरान के द्वारा यह भी दिखाया गया कि उसका भी जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 5000 तक आज के डेट में है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का एक न्यूज आपको बता देते हैं। उस समय तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यह कहा गया है कि वह आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में किसी प्रकार का जो है पावर प्लांट्स या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है डैमेज नहीं करेंगे, और वार्तालाप की जो प्रक्रिया है वह आगे अच्छे से चल रही है। हालांकि ईरान के द्वारा जो है इसको डिनाई किया गया है। ईरान यह कहता है कि अभी किसी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वार्तालाप नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपका अभी अमेरिका के द्वारा जो है पुश करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अपना जो वार के समय जो टाइम है उसको बाय करने का कोशिश किया जा रहा है। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि जब तक कंप्लीटली वार खत्म नहीं होता तो अभी वह किसी भी स्थिति में वार के पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति था उस उतना ओपन अभी नहीं करेगा। तो यानी अभी एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से सब तरीके से जो है इशू अभी अभी इम्पोर्टेंट है, नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है इजराइल स्ट्राइक्स की ब्रिज इन लेबनान, ग्राउंड इन्वेजन फियर्ड। अब देखिए हुआ क्या है, लेबनान में एक रिवर है लितानी रिवर। ठीक है, लितानी रिवर पर जो ये आप कह सकते हैं जो पुल है, यह जो है ये जो में एक जो ब्रिज था, यह ब्रिज क्या है कि जो साउथ लेबनान है उसको कनेक्ट करता था रेस्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच का ये बॉर्डर है। ठीक है, इजराइल ने ये कहा कि पूर्व में भी वह 3 जो आपका जो ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। ठीक है, साउथ लेबनान में, और इसे ये आप कह सकते हैं कि जस्टिफाई भी किया गया है। ठीक है, ऑल द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको जो है बहुत ही कह सकते हैं सीरियसली लिया गया है, प्लस इस अटैक को कंडेम भी किया गया है। लेकिन इसमें हम लोग ये समझते हैं थोड़ा सा कि लितानी रिवर है क्या। देखिए लितानी रिवर क्या है ना कि एक तरीके से बफर के रूप में है, कि मतलब बॉर्डर के रूप में जो आप मान के चलिए कि एक साइड इजराइल है, एक साइड जो है आपका लेबनान है, तो ये कंप्लीटली जो है लेबनान में है। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या था एक्चुअली में 2006 में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वार हुआ था दोनों के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच। तो उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन आया था, उसका नंबर था 1701। इसमें यह कहा गया था कि जो हिजबुल्ला है उसको जो लितानी रिवर है उसके नॉर्थ में चला जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये एक तरीके से बफर के रूप में काम करे या जो है बाउंड्री के रूप में काम करे, ये जो रिवर है। लेकिन हिजबुल्ला जो है कभी इसको कम्प्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि फॉलो नहीं किया, और इस हमेशा जो है इजराइल के ऊपर अटैक करते रहा। आपको पता है हिजबुल्ला वही ग्रुप है जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का। ठीक है, आपको पता है कि ईरान का वेरियस प्रॉक्सी ग्रुप है, चाहे वो हौती हो येमेन में या फिर हिजबुल्ला हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का ग्रुप जो है आपका ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। अब यहाँ पर देखिए है क्या कि यहाँ पर इस बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स भी है, उसमें से इंडिया का लगभग 900 ट्रूप्स जो है वहाँ पर है। अब देखिए जैसे ही वो ब्रिज डैमेज हुआ है तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जो है आपका इशू भी है, क्योंकि सप्लाई रूट जो है रूट जो है आपका वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो अगर हम लोग इंटरनेशनल कानून की बात करें तो एक कानून बोलते हैं उसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर जो सिविलियन जो आपका ऑब्जेक्ट्स है जो किसी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं, कि उसको वार का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए। उसमें से ब्रिज भी है, ब्रिज को वार के समय डैमेज नहीं किया जा सकता, ये इस तरीके का है। लेकिन इजराइल का जो आर्गूमेंट है वो कहा जाता है कि इसका पर्पस जो ब्रिज था इसका यूज जो है सिर्फ सिविलियन के द्वारा नहीं किया जा रहा था, इसका यूज जो है आप कह सकते हैं जो हिजबुल्ला है इसके द्वारा किया जा रहा था, और ये ड्यूअल पर्पस के रूप में था। यानी इसको अगर हम हिट किए हैं तो हमारा ये जो हिट है या जो डैमेज करने का ये हमारा ये लिजिटमेट जो है
टारगेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें इजराइल के द्वारा जो है कहा गया है। हम लोग इंडिया के एंगल से देखें कि इस घटना में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया का देखिए क्या है ना कि 900 से ऊपर जो है पीस कीपिंग जो फोर्स में जो ट्रूप्स है वो इंडिया के हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जो है इंडिया के लिए जो है आपका कंसर्न है। ठीक है, साथ ही अगर इस स्थिति में इंडिया को किसका साथ देना चाहिए वह भी आप देख सकते हैं। इजराइल के साथ जो रिलेशन है आपको पता है कि डिफेंस में एक बहुत, इजराइल का सबसे बड़ा अगर कोई डिफेंस में इम्पोर्टर है, इजराइल से जो इम्पोर्ट करता है सबसे अधिक वो इंडिया है। इंडिया जैसे कि हेरोन ड्रोन्स वहाँ से लेता है, बराक मिसाइल वहाँ से लेता है, ठीक है, स्पाइस बॉम्ब वहाँ से लेता है, प्लस जो है उनके इंटेलिजेंस के भी बेहतर, मोसाद जो है उनसे बेहतर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, प्लस जो है कारगिल युद्ध में सपोर्ट किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है सपोर्ट किया गया। तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो है इजराइल के साथ जो है बेहतर रहा है। लेकिन स्थिति वह भी है कि इंडिया खोल के जो है इजराइल का भी साथ नहीं ले सकता है, क्योंकि ईरान के साथ भी इंडिया के अच्छे संबंध है, और ईरान में चाबहार पोर्ट में इंडिया जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है। और चाबहार पोर्ट जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वह पोर्ट से ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया तक का पहुंचने का गेटवे है। यानी आपको पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान जाना है तो वो चाबहार के थ्रू जा सकते हैं, प्लस चाबहार अफगानिस्तान होते हुए फिर जो है सेंट्रल एशिया के साथ साथ आप यूरेशिया या प्लस जो है यूरोप तक जा सकते हैं। तो आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर है उसका भी अगर आपको अवेल करना है तो चाबहार पोर्ट उस हिसाब से भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये स्थिति इंडिया की है अभी, यानी कि इंडिया जो है अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यूज कर रहा है। ठीक है, किसी भी पक्ष का खुल के साथ नहीं दे रहा, सभी के साथ जो है अपने स्ट्रेटेजिक जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से डील कर रहा है। ठीक है, देख चलते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अबेंडनिंग इट्स वॉइस ऑन वेस्ट एशिया। ये देखिए एडिटोरियल है, इसमें जो है एडिटर का अपना व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, नोट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया अभी ना रेस्पॉन्सिबल जो है वॉइस को प्रैक्टिस कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल जो है साइलेंस। अब इसको समझते हैं कि क्या कहा गया है। इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बहुत सारा जो रिजोल्यूशन आया गाजा पे, उसको जो है वहाँ पर एब्सटेन किया, ना किसी के पक्ष में वोट दिया ना किसी के अगेंस्ट में, यानी वहाँ से एब्सटेन किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि इंडिया जैसे किस तरीके से जवाब देता है। जैसे देखिए कि जैसे इंडिया हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था, ठीक है 2023 में, तो इंडिया का स्टैंड था कि जो है सीज फायर होना चाहिए, प्लस जो है ह्यूमैनिटेरियन जो है आपका जो एसेसिबिलिटी होना चाहिए। जैसे हमास का है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है उनको एसेस मिलना चाहिए, लेकिन इजराइल का खुल के नाम इंडिया नहीं ले रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है आपका दिया जा रहा है। इस एडिटोरियल में ये कहा गया, जबकि जो पूर्व इंडिया का हिस्ट्री पास्ट में ऐसा रहा है, जैसा कि स्वेज क्राइसिस जब हुआ था, या फिर कॉन्गो का में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या कोरिया में, तो इंडिया क्या है कि खुल के जो है एक तरीके से मोरली जो है वॉइस प्रोवाइड किया था। लेकिन जो है करेंट जो अप्रोच है वह मल्टी अलाइनमेंट है। ठीक है, मल्टी अलाइनमेंट कहने का मतलब एक ही साथ अलग अलग कंट्री के साथ इंगेजमेंट है। अभी देखिए इंडिया के केस में ही देखिएगा, यूएस से भी रिलेशन है, इजराइल से भी रिलेशन है, ईरान से भी रिलेशन है, गल्फ कंट्री के साथ भी रिलेशन है। तो इसको बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट, मतलब एक ही साथ जो है आपका सारे कंट्री जो भी है उनके साथ भी है, ईरान के साथ भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी करेंट अप्रोच ये है। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को 3 भाग में बांट के देखते हैं। फर्स्ट भाग में जो है नेहरूवियन एरा को देखते हैं, जहां पर कि पीरियड है आपका 1947 से लेके 64 तक। उस समय ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू के समय जो है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वो लीडर थे, और नॉन अलाइनमेंट कहने का मतलब हुआ कि वो किसी भी ग्रुप में नहीं थे। उसमें आपको पता है यूएसएसआर एंड यूएसए जो है 2 ग्रुप होते थे, दोनों में से इंडिया किसी का कभी जो है किसी ब्लॉक का कभी पार्टनर नहीं रहा था। प्लस जो है जो स्टैंड था वो एंटी कॉलोनियलिज्म था, यानी एंटी इम्पेरियलिज्म, यानी कोई भी इम्पेरियल पावर्स अगर होता था तो उसके अगेंस्ट में इंडिया रहता था। प्लस जो पैलेस्टाइन का जो अभी इशू है उस पर इंडिया हमेशा जो है पैलेस्टाइन का के लिए वोकल होता था, यानी जो है आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो बातें उठती थी तो वहाँ पर फ़लस्तीन के
कॉज का सपोर्ट किया जाता था। जबकि इसके बाद के इरा में देखेंगे, इंदिरा गांधी के समय अगर देखा जाएगा तो उस समय इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा प्रेगमेटिक अप्रोच लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लिया। उस समय क्या था कि सोवियत रूस के तरफ थोड़ा जो है इंडिया का टिल्ट जो है बढ़ा, ठीक है। प्लस जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो भी बढ़ा। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब जो आपका जो साउथ के कंट्रीज हैं, जैसे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो इन सब कंट्री के साथ जो है बेहतर रिलेशनशिप हुए। अब 1991 के बाद जब आपको पता है कि उस समय क्या हुआ था कि जो दो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसमें आप जो है यूएसएसआर उतनी बड़ी शक्ति नहीं रह गई। उसके बाद से यूएसए आपको पता है कि सुपर पावर के रूप में अकेले रह गया, और वहाँ पर इंडिया ने अपने पॉलिसी को सर्टेन चेंजेस किया। तो 1991 के बाद एक्चुअली में इंडिया का जो पॉलिसी है उसको कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी। स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी का मीनिंग हुआ कि मल्टी ऑटोनोमी, मतलब एक ही साथ जो है अलग अलग कंट्री से वो संबंध रखता है, वह भी जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट ड्रिवन जो है इंटरेस्ट रखता है, लेकिन तब कभी भी किसी भी ब्लॉक का वो मेंबर नहीं बनता है, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के आधार पे वो अलग अलग वेरियस कंट्री के साथ मल्टी अलाइनमेंट रखता है, लेकिन किसी भी कंट्री का ब्लॉक का मेंबर नहीं बनता। अब इंडिया जो है, जो अभी स्थिति है उसमें क्यों आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले पाता है, उसके बारे में आर्टिकल्स में कहा गया। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर गल्फ की बात करें तो वहाँ जो है लगभग 90 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, प्लस वहाँ से लगभग 100 बिलियन से अधिक जो है $100 बिलियन से अधिक रिमिटेंस आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डिसरप्शन होता है तो स्पेशली जो केरल है, यूपी है, जहाँ से ह्यूज नंबर्स में जो है वहाँ पर डायस्पोरा रहते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि हर्ट होगा। उसी तरीके से अगर आप इजराइल की बात कीजिएगा तो हम डिस्कस किए कि किस तरीके से डिफेंस में बेहतर रिलेशंस है, किस तरीके से एग्रो जो टेक में बेहतर रिलेशंस है। उसी तरीके से ईरान की बात कीजिएगा तो चाबहार के बारे में आपको बताया कि कितना जो है इम्पोर्टेंट है। तो ना इजराइल के साथ जो है आप कह सकते हैं अगेंस्ट जा सकता है, ना ही जो है जीसीसी के अगेंस्ट जा सकता है, ना ही चाबहार के कारण जो है ईरान के साथ जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनका ऑथर का ये कहना है कि क्योंकि खुल के अगर किसी के पक्ष में जो है मोरली वॉइस नहीं उठाया जाता है, तो जो है जो साउथ जो अ, आप कह सकते हैं साउथ जो कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं, उनमें हो सकता है इंडिया का जो है क्रेडिबिलिटी थोड़ा डाउन हो। और इंडिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, तो ऐसे में इन जो साउदर्न जो नेशंस है उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो है एक मोरल वॉइस होना चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है, ठीक है। तो खैर वेरियस स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट होते हैं, उनका अपना अपना एक्सपर्ट होता है, का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो इस जो एडिटोरियल्स में जो कही गई है हम उसके बारे में बात आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि ये जो है इस तरीके से आपको इसमें कहा गया है, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल्स में तो इतना ही है। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि क्या बातें कही गई है, ठीक। इंडिया अपोजिंग चाइना लेड WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डील। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डील कहते किसको है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है, देखिए WTO का जो है आपका आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिन हुआ था किस लिए हुआ था कि फ्री ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके पूरे दुनिया में। अब यहाँ से उठ के जो है चाइना का फोकस हुआ है कि इसको जो है किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो है उसमें भी इसका यूज किया जाए। तो अब इसको लेके जो है किस तरीके से जो है नेगोशिएशन की बात WTO में चल रही है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। उस चर्चा करें उसके पहले आपको समझना है कि जो ITF जो है आपका वो है क्या, ठीक है। अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डील, यानी ये चीज़ है कि कोई भी जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी जो है वह किस तरीके से कोई भी डेवलपिंग अगर नेशंस है तो वहाँ पर कितना आसानी तरीके से इन्वेस्ट कर सके उसी को, उससे संबंधित ये डील है, ठीक है। यानी चाइना सपोज किया जाए कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरीके से आसानी से कर सके उसके बारे में WTO में बात हो। अब उसके लिए यानी कि अगर सपोज किया कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है
तो इसका जो जब वो जो इन्वेस्टर हो उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, पेपर वर्क कम हो, आप कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और उनका काम बहुत आसानी से हो जाए, फास्ट अप्रूवल मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो, करप्शन का उनको सामना ना करना पड़े, बेहतर वर्किंग कंडीशन उनको मिले, ये बातें चाइना खोज रहा है एज ए इन्वेस्टर। इंडिया क्यों अपोज कर रहा है कि इससे क्या होगा, तो उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि इंडिया क्यों अपोज कर रहा है या कोई भी डेवलपिंग नेशन जनरली क्यों अपोज करेंगे उसके बारे में। देखिए कि एक बार जब किसी भी कंट्री का आप कह सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पर चाइना ऐसे भी चेकबुक डिप्लोमेसी करता है। चेकबुक डिप्लोमेसी मतलब कि सामने वाले कंट्री में इतना इन्वेस्ट कर देता है कि वो डेप ट्रैप में चले जाते हैं, ठीक है। डेप ट्रैप में चले जाते हैं तो वहाँ के जो रिसोर्सेस होते हैं या वहाँ का जो पॉलिसी होता है उसको वो मोनोपोलाइज करने लगता है। तो ये चीज़ से जो है, जैसे ही पॉलिसी को आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस करने लगेगा, तो अब वहाँ जो है कंट्री के अगेंस्ट में हित में जाएगा। डेट ट्रैप का भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे श्रीलंका में देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट को जो है आपका जो है बनाया गया है चाइना के द्वारा, लेकिन यहाँ पर 99 ईयर्स के लिए लीज भी के रूप में उसको यूज़ किया जा रहा है। ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि उस पोर्ट का यूज हो सकता है कभी जो है अपना जो शिप्स है, नेवल शिप्स है या फिर जो है आपका सबमरीन है उसको भी डॉक करने के लिए किया जाए, तो यह खतरा रहेगा, ठीक है। प्लस किस तरीके से जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का भी खतरा रहेगा, कहाँ उसका फंडिंग का सोर्स क्या है, किस तरीके से आएगा वो भी खतरा रहेगा। और उससे भी बड़ा खतरा रहेगा कि सपोज कीजिए कि चाइना, इंडिया का ही एग्जाम्पल है, जो वहाँ पर इन्वेस्ट करे, रोड्स बनाए, पोर्ट्स बनाए और उस तरीके से, तो आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो गया ना, मतलब तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी मिल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलिए कि डेटा सेंटर बना है, तो जितना डेटा है उसको एक्सेस मिल जाएगा, तो ये आपको इसका यूज जो है मास सर्वेलियंस के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे इशू जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि अभी तो वर्तमान में ऑथर का कहना है कि अभी ऑलरेडी जो है आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ऐसे में क्या होगा, एक पैरेलल सिस्टम जो है खड़ा हो जाएगा जो कि चाइना लेड जो रहेगा। इस ये भी जो है खतरनाक है। तो ये चीज़ें कहा गया है। उसी तरीके से डेटा अगर कि बहुत अधिक हो जाएगा तो डेटा सिक्योरिटी का भी रिस्क रहेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें प्लस अगर इतना सारा कंट्रोल अगर दूसरे कंट्री को मिलेगा तो फाइनली क्या है, उस कंट्री के सोवरेंटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा और उस कंट्री में एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो है भी आपको ध्यान रखना है। और यही बात जो है आपका मोटा मोटी जो है आर्टिकल्स में कहा गया, कुछ बातें हम एक्स्ट्रा आपके साथ शेयर किए हैं। इस आर्टिकल में जो स्पेशली फोकस किया गया है वो ये कहा गया है कि आपको जो है सबसे पहले तो आप यह समझ गए होंगे कि क्यों जो है इसमें जो है कोई भी कंट्री, नॉर्मल कंट्री भी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इस आर्टिकल्स में दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया कि जो WTO का पर्पस था वो था कि ट्रेड को किस प्रकार से फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से में जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है करे, उसमें चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेस हो, वहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए इसका जो है इसको बनाया ही नहीं गया था। ये चीज़ें जो है उसमें कहा गया था, ठीक है। तो ये आपका इंडिया, और साथ ही इंडिया का यह कहना है कि ये तो जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है उससे डील होता है कि ये कंट्री में दूसरे कंट्री कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये इंडिया का कहना है। प्लस इंडिया का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल स्तर पर भी तो जो बॉडी है अंक्टेड है वो पहले से है। तो ये एक पैरेलल ये जो है फैसिलिटेशन डील बना के वह भी दिक्कत है। प्लस जो BRI जो है जिसके बारे में जैसे आप सुने भी होंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स टाइप का पॉलिसी है जिसमें कि इंडिया को इनसर्किल करना चाहता है, तो उस तरीके का जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल भी चाइना को मिल सकता है, इसलिए भी जो है इन्वेस्ट करता है। साथ ही इंडिया के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है चाहे वो डिफेंस हो या सेमीकंडक्टर हो, आपका जो है EV बैटरी हो, सभी में जो है खुद आत्म भारत निर्भर होना के तहत जो है सेल्फ रिलायंस होना चाहता है। तो ऐसे में अगर जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट आता है, चाइनीज आता है, तो उसको जो है हर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए जो है इंडिया इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है। ऑल दो अभी जो है 128 कंट्री जो है टोटल 166 में जो है इस डील के फेवर में है।
तो आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, अभी देखते हैं। 26 से 29 तक कैमरून में जो है मार्च में ही इसका जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना है। तो इस पर जो है नज़र बनाए रखना, इस पर जो है आपको और भी आर्टिकल्स जो है आपको आने वाले समय में दिखेगा। अब WTO अन्य और सर्टेन कुछ अन्य चीज़ें भी आपको जानना चाहिए स्पेशली, क्योंकि WTO आने वाले समय में आपको न्यूज में रहेगा, क्योंकि बैठक है तो उसमें सर्टेन जो की पॉइंट्स है वो इसे एडिटोरियल के अलावा वो हम आपसे चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो वो उसमें से सबसे पहला हम आपसे चर्चा करते हैं, वह है आपका कि किस प्रकार से जो है आपका जो एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेके हमेशा इंडिया का कंसर्न रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो आपको पता है कि इंडिया में जो है आपका लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज दिया जाता है। उसके लिए ज़रूरत रहता है कि अनाज को स्टॉक किया जाए, स्टॉक होल्डिंग किया जाए, बड़े बड़े गोदाम के में सेव किया जाता है। तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं या अदर्स नेशन होते हैं, उनका कहना रहता है कि यह जो है डिस्टोर्ट करता है, दूसरे कंट्री का जो ट्रेड है उसको डिस्टोर्ट करता है। लेकिन इंडिया का यह कहना है कि यह जो है फार्मर्स के इंटरेस्ट में, क्योंकि यहाँ क्या है कि एमएसपी पे परचेज किया जाता है, साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो है जो पुअर लोग हैं वहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो है इंडिया का कंसर्न रहा है। अभी 2013 में एक पीस क्लाउज हुआ जिसके तहत इंडिया को अभी जो है एक्सेप्शंस मिला हुआ है, जबकि इंटरनेशनल स्तर पर ये कहा जाता है कि ये जो सब्सिडी का सर्टेन लिमिट्स होना चाहिए, लेकिन उससे एग्जेम्पशंस जो अभी मिला हुआ है वह पीस क्लाउज के तहत है। 2013 में इंट्री में एक पीस क्लाउज आया था, उसके तहत जो है एक्सेप्शन मिला हुआ है। तो अभी इंडिया का कहना रहता है कि नहीं, ये इंट्रीम वाले को अब परमानेंट किया जाए, यानी इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के लिए जो है फूड सिक्योरिटी का मैटर है। तो ये चीज़ें हमेशा रहेगा। अभी बैठक होने वाला है, फिर से ये बातें उभर के जरूर ही आएगा। दूसरा एक अभी न्यूज में चलते रहता है कि देखिए, जब कभी भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो वह जो अगर WTO का मेंबर है तो वहाँ पर एक जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तो वहाँ पर कंप्लेन किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि यूएस के आप कह सकते हैं ये के इंटरवेंशन के कारण वहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है, यानी ये बॉडी जो है फंक्शनल ही नहीं है अभी। तो एक दूसरा इशू अभी आपको बराबर ये देखने को मिलेगा। तीसरा इशू आपको चाइना जो है इंडिया के अगेंस्ट जो है उसमें अब WTO में जो है एक कंप्लेन है कि जो है इंडिया जो है PLI जो स्कीम आप सुने हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के तहत सब्सिडी प्रोवाइड करता है। इसके कारण जो सेविंग कंडक्टर्स हैं या बैटरी का जो संबंधित जो कंपनियां हैं उनके साथ जो है आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि सब्सिडी इंडिया के द्वारा हैविली दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इशू अभी न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो है फिशरीज को देखने को मिलेगा। ये कहा गया है कि बहुत सारे जो ग्लोबल फिशिंग स्टॉक है उसमें कमी के कारण जो अभी फिशर माइन को जो सब्सिडी दिया जाता था उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो इंडिया इसका भी विरोध करता है कि यहाँ जो बहुत सारे जो फिशर माइन है वो बहुत गरीब है, उनके लाइवलीहुड को हैम्पर करेगा। तो ये भी इशू आपको न्यूज में रहता है। चौथा एक इशू रहेगा, एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक होता है स्पेशल डिफरेंशियल जो है आपका ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन उसको बोलते हैं कि यानी आप किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब जो उस एक कंट्री को के साथ जितना टैरिफ रेट लगेगा वही सारे कंट्री के साथ लगेगा। तो जो ही WTO के मेंबर उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। जबकि स्पेशल प्रेफरेंशियल जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसमें स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनको टैरिफ में आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो US जो है आपको पता है कि इसका विरोध कर रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री के कारण इसको जो है टैरिफ में आप कह सकते हैं एडवांटेज मिलता है, तो इसका USA जो है विरोध करते रहा है। तो नेक्स्ट बैठक में क्या होता है यह भी वॉच करने का जरूरत है। नेक्स्ट एक और है, इंडिया हमेशा ये बात उठाते रहता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर मतलब देखिए दो तरीके का बैरियर होता है। एक होता है जिसमें कि आपका टैरिफ लगा के यानी टैक्स लगा के, तो दूसरा है कि टैक्स तो नहीं लगाएगा, ड्यूटी नहीं लगाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके की बात, क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात की जाएगी। ठीक है, टेक्निकल स्टैंडर्ड की बात की जाएगी, इन्वायरमेंटल
इशू की बात की जाएगा, लेबर जो है सिक्योरिटी की बात की जाएगी। तो यानी सर्टेन को जो है क्वालिटी के आधार पर चीज़ों को अपने कंट्री में आने से रोकना, यानी बैरियर लगाना, उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आपका न्यूज़ में रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में, जब 25 से 26 से 29 तक रहेगा, तो इससे संबंधित आपको आर्टिकल्स और भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिर से आएगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ दे दिए ताकि अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट है, एक देखिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल। अभी देखिए क्या हुआ है, देश के अलग अलग हिस्से में जो है ट्रांसजेंडर जो पर्सन अमेंडमेंट बिल आया है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया गया। अब इसमें यह कहा जाता है कि पहले इसको समझिए, नालसा जजमेंट। नालसा जजमेंट में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो है ट्रांसजेंडर को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। यानी पहले आप कहीं भी फॉर्म देखते होंगे तो मेल और फीमेल ही होता था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है थर्ड जेंडर को प्रॉपरली जो है रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद से हर जगह आपको तीसरा कॉलम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, 2019 में एक जो है इसमें अमेंडमेंट आया था और वहाँ पर ये ऐड किया गया था कि जो है इनको सर्टिफिकेट जो है ट्रांसजेंडर देने का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा। तो उस समय भी क्रिटिसिज्म हुआ था, उस समय जो है बिल जो पास हुआ था उसका। अभी क्या कर दिया गया है कि अभी मेडिकल स्क्रूटनी कर दिया गया है, और यानी कि बिल में प्रोविजन किया गया है कि मेडिकल स्क्रूटनी किया जाएगा ताकि उनका जेंडर जो है रिकॉग्नाइज सही से किया जाए। यानी कि गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया, नोट की किसी व्यक्ति को जो है कि ट्रांसजेंडर कौन होगा वो डिसाइड करेगा। अब ये कहा जाता है, जो ऑथर है या जो प्रोटेस्टर है उनका यह कहना है कि जो नालसा जजमेंट में ये कहा गया था, नालसा जजमेंट में क्या कहा गया था कि हर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसको अधिकार रहेगा कि जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी वो खुद जो है डिक्लेयर करेगा, ठीक है। कि उसका यानी ट्रांसजेंडर है या नहीं है वो उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और यह जो डिक्लेरेशन का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट है। तो ये इस तरीके की बात कही गई थी। तो अभी ये कहा जा रहा है कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, 15 आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट का है, आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से आपका जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात कहता है। तो ये बात कहता है कि ये अगर इस तरीके का सेल्फ आइडेंटिटी को छोड़ के अगर कोई मेडिकल स्क्रूटनी टीम अगर रिकॉग्नाइज करेगा तो ये सारे जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहा गया है। अभी देखिए इसमें ये कहा गया है कि अभी मेडिकल स्क्रूटनी टीम रहेगा और वो स्क्रूटनी करेगा और फाइनली जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। तो यानी सेल्फ आइडेंटिटी जो चीज़ है उसको आपको के अगेंस्ट में ये जाता है। साथ ही आपको पता है कि पुट्टा स्वामी जजमेंट आपको पता है कि जहाँ राइट टू जो प्राइवेसी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि आर्टिकल 21 के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ इसका भी वायलेशन होता है। तो ये बातें जो है आपका कहा गया, यानी ये जो बिल है मतलब बैकवर्ड दिशा में है, ऐसा जो है प्रोटेस्टर्स का कहना है। अभी बिल पास नहीं हुआ है, आने वाले समय में इसमें क्या होता है उसके बाद ही हम लोग इस पर ये कह पाएंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट का जो आधार है वो जो है आपका चीज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक चीज और है कि सर्टेन जो सब क्लास की बात की गई है कि जैसे कि आप देखते होंगे किन्नर है, हिजरा है, उसकी बात की गई है। लेकिन बहुत सारे जो अन्य तरीके के जो ट्रांसजेंडर है उनको लेफ्ट आउट किया गया है। तो यह भी उसमें है कि जो है वाइडर जो इंक्लूजन होना चाहिए वो नहीं किया गया है डिफिनेशन में ट्रांसजेंडर का। तो वह भी एक इशू है। तो अब देखिए एक्ट जब बनता है तो उसके पहले और भी कुछ डेवलपमेंट होंगे तो फिर आएगा न्यूज़ में, तो फिर हम लोग उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक देखिए ये सीमा ग्लूटाइड जो जेनेरिक्स है उसके बारे में है। देखिए क्या है, सीमा ग्लूटाइड जो है इसको पहले पेटेंट मिला हुआ था, ठीक है। अब पेटेंट का जो समय आपको पता है कि जब पेटेंट मिला हुआ था उस समय सिर्फ वही कंपनी बना सकते हैं जिसको पेटेंट होता है। अब इसका पेटेंट जो है खत्म होने वाला है, तो 40 से ऊपर जो इंडियन फार्मा कंपनी है वो अपना जेनरिक इसका मेडिसिन जो है लॉन्च कर रहा है। आपको पता है कि जेनरिक जैसे ही होता तो सेम सॉल्ट वगैरह रहता है लेकिन उसका प्राइस जो है कम हो जाता है।
तो पहले जो सीमाग्लूटाइड का दाम लगभग 25,000 मार्केट में था, अब वो घट के लगभग 1500, 1200, 1300 के अप्रोक्स आपको अलग अलग डिपेंडिंग कंपनियों पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक्सपर्ट का क्या कहना है कि ये सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन इसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं रहने के कारण हानि होने का भी खतरा है, ठीक है। अब क्या कहता है ऑथर का ये कहना कि ऐसा ना हो कि सीमाग्लूटाइड का यूज जो है कॉस्मेटिक वेट लॉस ड्रग्स के रूप में होने लगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये दवा क्या था, किस लिए बना। इसका एक्चुअली में ना बनाया गया था टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जब इसको यूज किया गया तो इसमें यह देखा गया ना कि जो दवा को यूज कर रहे थे वो साइड इफेक्ट्स के रूप में वेट लॉस हुआ बहुत। तो तब से इस दवा एक तरीके से कहिए वो वजन जो ओवेसिटी कम करने के रूप में जो है भी यूज किया जाने लगा, क्योंकि अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा था तो ये मार्केट में उस तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया था। अब क्या है कि ये इसके प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो ये संभव है कि हो सकता है कि लोग इसका अपने मोटापा को कम करने के लिए जो है यूज करने लगे। तो इसी में ऑथर का ये कहना है कि क्योंकि रेगुलेट अगर बहुत सारे लोग खुद से लेने लगेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि उनको साइड इफेक्ट हो सकता है, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हो सकता है उनको माल न्यूट्रिशन का भी वो शिकार हो जाए। यह कि जरूरी नहीं है कि जो थीन है वही जो है फिट है, ये इस चीज़ को ऑथर जो है इम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जरूरी है कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन को लिया जाए, इसके साइड इफेक्ट्स को अभी जो है प्रॉपरली जो है स्क्रूटनाइज कर लिया जाए, इस तरीके की बात करते हैं। और एक्चुअली में सीमाग्लूटाइड काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो है एक गट हार्मोन जो जब खाना को जो कंट्रोल करता है आपका उसी को ये आपका उसी के तरीके का मिमिक करता है। यानी यह पेट को यह फील कराता है कि जो है आपको फील मतलब आपको बहुत भूख नहीं लगेगा, इस तरीके का जो है इस एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो माइंड है उसको भी आप माइंड में जो एपेटाइट का जो सेंटर्स होता है उस पर भी काम करता है और वहाँ उस तरीके का सिग्नल मतलब वहाँ से मिलता है कि वो भूख नहीं है। तो माइंड पर भी हर्ट हुआ और वो जो है आपका यहाँ पर भी जो स्टोमक है वहाँ भी हुआ। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि ये दवा खाने से ऐसा उसको भूख ही मतलब बहुत कम लगेगा, हमेशा पेट भरा भरा सा लगेगा। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन ऑथर का है कि हाँ ये अगर देखा जाए अगर ये सही में काम करता है अच्छे से तो ओबेसिटी के कारण जो भी डिजीज हो रहे हैं जो भी हेल्थ के को चैलेंजेज हो रहे हैं उसको तो क्योर किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि अभी भी रेगुलेटरी इसका रहे प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं कि इस पर जो है क्लिनिकल जो है फॉलोअप होते रहे, इस तरीके का है लोगों को अवेयर किया जाए कि इसका ओवर जो है यूज ना करें, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है अभी कही जा रही है ऑथर्स के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उसमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर्टिकल है कि आंध्र प्रदेश का जो इफर्ट है इम्प्रूव फर्टिलिटी रेट वो अच्छा तो है लेकिन नॉट इनफ है। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, अगर आप देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट घट के जो है 1.5 हो गया है। अब इसको बढ़ाने के लिए जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लेगा कि अगर किसी को सेकेंड चाइल्ड होता है उसको 15,000 और थर्ड अगर चाइल्ड होता है तो उसको 10,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव अच्छा तो है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है आपका टीएफआर जो है कम जो है इसको बढ़ाने के लिए। देखिए अब पहले टीएफआर को समझ लेते हैं कि क्या है। टीएफआर वो चीज़ है कि यानी अगर कोई वुमेन है तो वो अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे को आप बॉर्न करेगी, कितने बच्चे को जन्म देगी, उसी को बोलते हैं टीएफआर, ठीक है। अब टीएफआर में एक कंसेप्ट है, एक को बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। यानी टीएफआर अगर 2.1 है तो यह कहा जाता है कि पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली उतना ही बना रहेगा, यानी जो है अगर जितने लोग आप कह सकते हैं कि मृत्यु होगी उतने लोग जन्म लेंगे, यानी पॉपुलेशन लगभग अप्रोक्सीमेटली उतना ही मेंटेन रहेगा। अगर 2.1 से नीचे टीएफआर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन श्रिंक करना चालू किया है। ऑल्दो यह तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगा, समझ सकते हैं लगभग 30 सालों में यह जो है रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि इंडिया में जो सौदर्न स्टेट थे वो बहुत पहले जो है फैमिली प्लानिंग के दिशा में अच्छा काम किए थे और अभी उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि टीएफआर बहुत जितने भी साउथ के स्टेट है लगभग वहाँ 2.1 से 1 बहुत कम चला गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का ही एग्जाम्पल आप देखिए तो 1.5 हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा तमिलनाडु का 1.8 हो गया है,
लेकिन अहीं दूसरे साइड अगर बिहार का देखेगा तो 3 है, यूपी का 2.35 है। तो ये कहा गया है कि, लेकिन अब देखिए, आपको बताया कि 2.1 से अगर नीचे जाने लगेगा तो होता क्या है, मतलब पॉपुलेशन श्रिंक, अब उसका असर दिखने लगा है। ठीक है, असर दिखने लगा है, मतलब कहने का मतलब है जहां पॉपुलेशन कम रहेगा तो वहां क्या होगा, एजिंग क्राइसिस होगा, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होंगे वो कम होंगे। ठीक है, और जो डिपेंडेंट होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यह भी जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है चाहे वो एनपीएस के मार्फत से हो या फिर ओल्ड पेंशन के मार्फत से हो या सोशल सिक्योरिटी पर एक्सपेंडिचर हो, ये आपका ज़्यादा होगा, जबकि वर्किंग पॉपुलेशन कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपका इकोनॉमी को इम्पेक्ट करेगा। ग्लोबल स्तर पर भी अगर आप देखिएगा तो साउथ कोरिया का सबसे कम है, मात्र 0.72 वहाँ का जो है आपका टीएफआर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कहे गए। यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया कि जो टीएफआर है उसको कम क्यों हुआ, उसमें तो सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है कि जो वुमेन एजुकेशन है, वुमेन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है तो वो बहुत ही कम चाइल्ड की इच्छा, क्योंकि उनको अवेयरनेस हुआ तो ये वो इम्पैक्ट देखने को मिला। प्लस जो है महिलाएं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जब बढ़ा तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि वो या तो 2 चाइल्ड या उससे कम ही चाइल्ड रख रहे तो उसके कारण भी कम हुआ। प्लस जो है डिलेड मैरिज के कारण इनफर्टिलिटी भी बहुत देखने को मिला, उसका भी इम्पैक्ट हुआ। जो अर्बन आप कह सकते हैं हाउसिंग है, वहाँ आपको पता है कि बहुत ही कॉस्टली होता है। प्लस चाइल्ड केयर का जो आप कह सकते हैं कि जो अ, आपको कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, उसके कारण भी इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, उसके कारण एक आप कह सकते हैं एस्पायरेशन भी चेंज हुआ, जैसे जैसे समय के साथ लोगों का विचारधारा बना कि जितना कम बच्चा रहेगा उतना हेल्दी और जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ कि टीएफआर बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे समय में अभी ज़रूरत क्या है कि सरकार को ज़रूरत है कि जो चाइल्ड केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने का, ताकि जो पेरेंट्स हैं दोनों अगर वर्किंग हैं उन पर कम से कम लोड हो। ठीक है, मैटरनिटी जो बेनिफिट है उसको बढ़ाने का, साथ साथ जो पैटर्नल जो लीव है उसको भी बढ़ाए जाने का। ठीक है, उसके साथ ही जो वर्क का जो पॉलिसी है जो है फ्लेक्सिबल जो है आपका किया जाए, इस तरीके का जो है आपको स्टेप लेने का जो है ज़रूरत है। इस तरीके का ऑथर का जो है सजेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक एडिटोरियल आया है, उसमें ये कहा गया कि जो है वेस्ट एशिया में अध्ययन के बारे में ये आपका फिर से कहा गया। इसमें ये कहा जाता है, इसका थीम आपको शॉर्ट में बताते हैं। इसमें ये कहा गया कि अभी जो यूएसए है, इजराइल है या फिर ईरान है, इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों नहीं कम रहा, उसका सर्टेन रीजन्स के बारे में बताता है। कि ये जो, अगर आप इसमें देखिए इजराइल के बारे में बताते हैं ऑथर कि वहाँ पर क्या है कि कोलिशन का गवर्नमेंट है, ऐसे में जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, उन पर जो है यह आरोप है कि वो बहुत लेविश लाइफ जीते हैं और उन पर जो है करप्शंस के भी आरोप है। तो वो जो डोमेस्टिक जो डिसकंटेनमेंट है उसको अगर डाइवर्ट करना है तो उसके लिए यह युद्ध जारी रखना जरूरी है। उसी तरीके से जो यूएसए का स्टैंड रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रहा है, यानी हमेशा उस तरीके की बात वो की है कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे या अल्टीमेटम, इस तरीके की बात करते हैं, यानी डिप्लोमेसी का यूज कम से कम किया गया है। वहीं अगर आप ईरान की बात देखिएगा तो वहाँ जो डिप्लोमेटिक स्तर के कुछ दिख सकते थे या जो नेगोशिएशन टेबल पर ला सकते थे, उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वो अली खमनाई हो या फिर जो है अली जरानी हो वो। तो ऐसा क्या है कि ये तीनों जो कंट्री हैं या कोई अन्य ग्लोबल होरिजन पर ऐसे लीडर्स नहीं दिख रहे हैं जो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठा सकते हैं या एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो उसी में कहते हैं कि एक स्टेट्समैन होते हैं, एक पॉलिटिशियंस होते हैं। स्टेट्समैन ये कहा जाता है कि उनका विजन ना हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, और वो हमेशा जो है लॉन्ग टर्म में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसकी बात करते हैं और वो फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, अपने नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑथर देते हैं कि पूर्व में जैसे कि 1978 में जब कैंप डेविड जो है अकॉर्ड हुआ था इजिप्ट और इजराइल के बीच, उस समय जो है जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे जो जिमी कार्टर थे, उन्होंने बहुत जो है आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये स्टेट्समेंट आपके रूप में इनको पेश किया गया। उसी तरीके से ओस्लो अकॉर्ड जब हुआ था
उस समय जो है आपका रेबिन जो है आपका जो इजराइल के थे प्लस जो अराफात जो थे, यासिर अराफात, ये लोग हैंडशेक किए थे। उसके बाद ओस्लो वर्कआउट हुआ था। उसके बाद से टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट जो है, टू स्टेट थ्योरी को रिकॉग्नाइज किया गया था दोनों साइड के द्वारा। तो ये है कि अभी वर्तमान समय में ऐसे कोई लीडर है नहीं कि जो अपने पॉलिटिकल रिस्क लेके फ्यूचर जनरेशन के लिए शांति की तरफ बढ़ा सकते हैं कदम, वो नहीं है। इसके कारण जो है बिना किसी चीज का जो है ये युद्ध जो है लंबा खींच रहा है। और उसमें एक ये टर्म देते हैं सिक्योरिटी डायलोमा, कि जिसमें कि अगर कोई कंट्री के द्वारा अगर कोई ऑफेंसिव अगर एक्शन लिया जाता है तो दूसरा साइड भी आपको उसको ऑफेंसिव थ्रेट के रूप में लेता है। और कोई भी कंट्री अपने आप को अनप्रिपेयर्ड देखना नहीं चाहता, इसलिए दोनों साइड जो है युद्ध को तैयारी को स्केलेट करते रहते हैं और वो युद्ध भी स्केलेट होते रहता है। तो ये कारण जो है अभी वर्तमान के उसमें जो है कहते हैं। तो सर्टेन पॉइंट्स अगर आपको इसमें कहीं ऐसे में या कहीं अन्य जगह पर आपको अगर यूज करने का लगता है तो आप यूज कर सकते हैं। एक लास्ट आर्टिकल हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें ये कहा गया यूथ सुसाइड। अभी देखिए के बारे में कहा गया तमिलनाडु में एक ही परिवार की दो सिस्टर थी, एक 21 साल की थी, एक 23 साल की थी, दोनों का जो है सुसाइड कर ली। अब उसके बारे में ये ऑथर का कहा जाता है, का कंसर्न ये है कि वर्तमान समय में जो है जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत कम फोकस किया जाता है। पूरे इंडिया में लगभग 1.7 लाख जो है आपका सुसाइड पर साल होता है, पर ईयर आपका इतने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। मरने वालों में भी लगभग ये 1/3 अगर देखा जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर 60,000 देखेगा तो उनकी जो एज होगा 15 से 29 साल के बीच होगा, ये एनसीआरबी का अगर डाटा देखा जाए तो अब ये है। साथ ही ऑथर ये भी कहते हैं कि लगभग मात्र 0.3% जो हेल्थ का है वो मेंटल हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही ये जो WHO का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 1 लाख पे जो है कम से कम जो है आपका 3 जो है साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, जबकि इंडिया में 1 लाख पर 0.3 है, यानी कि जितना होना चाहिए उसका 1/3 भी यहाँ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑथर के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। ऑथर इसमें कहते हैं कि जो सुसाइड होता है पहले इंडिविजुअल के रूप में देखा जाता था, लेकिन इसको जो है एज ए होल देखने की ज़रूरत है, एज ए सोसाइटी जो है इसको देखने का ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या, क्यों जो है इस तरीके का प्रेशर पड़ रहा, तो उसमें कारण ये कहा जाता है कि अगर देखा जाएगा सबसे पहले क्या होता है कि एक मेन कारण बताते हैं कि एकेडमिक प्रेशर। जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो IIT हो या IIM हो या फिर जो है नीट हो या फिर UPSC हो या सर्टेन PCS एग्जाम्स हो, बहुत ही आप कह सकते हैं हाई डिमांडिंग होते हैं और सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो जो सफल नहीं होते हैं उनके अंदर जो है एक निराशा की भावना हो जाती है, होपलेसनेस हो जाता है, और ये जो है डेस्परेट हो जाता है और उस तरीके का जो है स्टेप्स कभी कभी उठाते हैं। पहले डिप्रेशन में जाते हैं और फिर वो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ या स्टिग्मा से बचने के लिए अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट कदम भी उठाते हैं। उसका एक दूसरा कारण जो है अर्बन आइसोलेशन भी कहा गया, जो है लोग जॉब के तलाश में या फिर जो है आप कह सकते हैं बेहतर लिविंग के लिए अर्बन सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर कि जो है सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वहां भी जो है आपको लोनलीनेस देखने को मिलेगा। ये दूसरा कारण ऑथर के द्वारा बताया जाए। तीसरा कारण है कि रिलेशनशिप का फेलियर, जो स्पेशली जिस प्रकार से सोशल मीडिया का या वेरियस प्लेटफॉर्म जो है आज के समय में अवेलेबल है, तो जो है रिलेशनशिप बहुत आसानी से डेवलप हो रहे हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं। और साथ ही उनको डील करने के लिए जो रिलेशनशिप फेलियर है वह उसके लिए कहीं ना ही स्कूल्स में ना ही किसी आप कह सकते हैं पेरेंट्स के स्तर पर उसका कोशिश होता है, जिसके कारण उस चीज़ को वो खुल के किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और एक स्टिग्मा लगता है और वो भी एक कारण रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर जेंडर वायलेंस की भी बात है, स्पेशली महिलाओं के साथ घर में जो है जेंडर वायलेंस होता है वो भी है, अर्ली मैरिज अगर होता है वो भी है। क्योंकि जो शादी कम एज में होता है या महिलाएं जिनकी शादी होती है वो जब दूसरा आप कह सकते हैं हस्बैंड के घर में रहते हैं तो वहाँ पर उनका जो ऑटोनॉमी होता है, आज़ादी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्योंकि जो होता है उनके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके कारण वो ऑटोनॉमी जो है पूरा नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ों का भी असर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पोवर्टी का भी रीजन रहेगा, अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस रहेगा तो वो भी आपको जो है असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ये भी कहते हैं कि जो है 2017 में एक बहुत अच्छा कानून लाया गया, मेंटल हेल्थ केयर 2017 जो है एक्ट जो है वो लाया गया।
इसमें बढ़िया जो सबसे पहला जो बड़ी बेहतर स्टेप लिया गया था कि जो सुसाइड को पहले क्या था, अगर कोई अटेम्प्ट करता था उस वो खुद में भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी था, इसको जो है डिक्रिमिनलाइज जो है किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो ये एक बढ़िया कदम था। साथ ही जो है राइट बेस्ड वहाँ पर एक कंसेप्ट आया था हेल्थ केयर फ्रेमवर्क का। लेकिन ये इसके आप कह सकते हैं इस जो फ्रेमवर्क में जो है आप कह सकते हैं ग्राउंड पर अभी बहुत अधिक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये आप कह सकते हैं बदलते हुए समय में, एक ऐसे समय में जहाँ सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर में इस तरीके का मेंटल आप कह सकते हैं स्ट्रेस बढ़ा है, जहाँ पर सोशल जो गैदरिंग है कम हुए हैं, लोनलीनेस बढ़ा है, डे बाय डे जो है मटेरियल आप कह सकते हैं जो अचीव करने का प्रेशर है वो बढ़ा है। तो उन सब चीज़ों के कारण जो है आप कह सकते हैं कि इस तरीके का मेंटल हेल्थ से इशू आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए और सारे स्टेक होल्डर के साथ बेहतर डायलॉग किया जाए। प्लस जो है इसके बारे में जागरूकता भी होनी चाहिए, वो स्कूल से लेके कॉलेज तक हर जगह पर ओपन प्लेटफॉर्म पर भी जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और संबंधित आप कह सकते हैं उसके संबंध में फिर एक्शन जो है लिया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी एडिटोरियल्स हैं आपको अच्छे से डिस्कस करने के बाद ज़रूर समझ में आ गया होगा। साथ ही पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक में देखिए या इस वीडियो के नीचे भी हम लोग शेयर करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कि जो जिस तरीके से आपसे शेयर करते हैं तो इसमें कहीं पर कमी है या कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है आप शेयर करें, ताकि आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है इम्प्रूव करें। ठीक है, पीपीटी का मिनिमम यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि आप यहाँ पर सुनने पर ध्यान दें। आप पीडीएफ या पीपीटी को खुद भी जो है खुद से इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लगातार इस वीडियो को सुनते हैं तो मेरा उम्मीद है कि स्पेशली आप बीपीएससी वगैरह या यूपीएससी का लिखते हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर जो है हेल्प मिलेगा और अच्छे से चीज़ों को आप रिकॉल करके जो है आप आंसर्स लिख सकते हैं। मेरा कोशिश है कि स्टैटिक और करंट दोनों को इंटीग्रेट करके आपके सामने लाने का। इससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम्स में आप आंसर लिख सकते हैं। अगर हम आपसे सीधा सिर्फ करंट की बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन वो आपको एग्जाम्स में कम हेल्प करेगा। इसलिए मेरा कोशिश है कि आप स्टैटिक भी समझें क्योंकि वह सदाबहार रहता है और करंट जो है 2-4 दिन 10 दिन में जो है घटनाक्रम चेंज होते रहता है। तो उसके पीछे का जो कंसेप्चुअल डिटेल्स है ज़रूर समझें, तभी आप बेहतर आंसर सब जो है लिख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।